इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अभी तक चार्जेस और चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया है। तो इसके आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं विद द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग के जो मेथड्स होते हैं, जैसे 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये तीनों मेथड हम देखते हैं किस तरह से चार्ज किसी ऑब्जेक्ट को हम दे सकते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग बाय methods of charging, methods of charging. So the first method of charging is charging by friction या rubbing. फ्रिक्शन से किस तरह से, रबिंग से किस तरह से चार्ज आता है, ये हमने मतलब लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं इस तरह से, मान लो हमने दो ऑब्जेक्ट लिए और इनको रब करा, तो दोनों के ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। ठीक है, किस तरह से? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के कारण। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स लूजली बॉन्डेड होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जिसमें दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से दोनों के ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और उनका जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। सपोज़ हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रब करा इस तरह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स रबिंग के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए। इसमें से सपोज़ कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इसमें चले गए, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, तो इसके पास जो चार्ज होगा वो +6 होगा, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो दोनों के ऊपर जो है वो चार्ज आता है। दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज आएगा मैग्नीट्यूड में, और उनका जो नेचर होगा वो अपोजिट, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स are rubbed with each other, both get charged due to transfer of electron. Both get equal charge but opposite in nature, तो दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज आता है, पर एक के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो चार्जिंग बाय रबिंग से काफ़ी सारी प्रोसेसेस जो हैं वो होती हैं, जैसे कि जो क्लाउड्स होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो भी किसके कारण होता है? रबिंग के कारण या फ्रिक्शन के कारण जो है चार्ज होता है। ठीक है, जब जो क्लाउड्स हैं वो उनमें वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो आपस में रब होती हैं। ठीक है, और उसके वजह से दोनों के ऊपर चार्ज मतलब एक क्लाउड के ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, तो इसके बाद देखो हमें अगली जो प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से किस तरह से चार्ज आता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है उसमें हमें पहले तो थोड़ा सा ये समझना है कि ये दोनों कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों में पॉसिबल है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है वो हम किसी कंडक्टर को भी इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं। तो इंसुलेटर और कंडक्टर होता क्या है, थोड़ा सा हमें डिफरेंस अभी थोड़ा सा समझना है। ठीक है, और आगे हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे दोनों में डिफरेंस जो है वो और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, कई तरीके से हमें दोनों में क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंडक्टर, अभी थोड़ा सा मतलब बेसिक हम दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ लेते हैं, जिससे कि हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन ठीक से समझ आए। ठीक है, तो सपोज़ मटेरियल जो है वो हम तीन तरीके से वैसे तो क्लासिफाई कर सकते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर।
तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो हम इस कोर्स के सिलेबस के हमारे 12th के सिलेबस के लास्ट टॉपिक है, तो वो हम पढ़ेंगे अलग से। अभी हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो कंडक्टर मतलब ऐसे मटेरियल होते हैं, कंडक्टर्स किस तरह के मटेरियल होते हैं, ऐसे मटेरियल जो चार्जेस को फ्रीली मूव करने दें, विच अलाउ चार्जेस टू मूव फ्रीली थ्रू इट, ठीक है, विच अलाउ चार्जेस टू मूव, अलाउ चार्जेस टू मूव फ्रीली थ्रू देम, फ्रीली थ्रू देम, ठीक है। चार्ज को फ्रीली मूव अलाउ करे उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। जैसे कि सारे मेटल जो हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, सब चार्जेस को मूव होने देते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव होने देते हैं। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्ज इसमें आराम से मूव कर भी सकता है, ठीक है, इजीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, और इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो हम अब हम पढ़े, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम को छोड़ के चला गया। सपोज़ ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सपोज़ अगर ये इलेक्ट्रॉन जो पहले था अब ये निकल जाएगा इस एटम को छोड़ के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव फ्रीली, इंसुलेटर ऐसा मटेरियल होंगे, insulator are the material which do not allow charges to move, which do not allow charges to move through them, ठीक है। उनमें से चार्ज मूव नहीं हो सकता, वो अलाउ नहीं करता चार्ज को मूव करने को, ठीक है। और इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम से या कोवेलेंट बॉन्ड से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। इजीली उनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, फ्री नहीं कर सकते हैं, जबकि कंडक्टर में पहले से ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जो चार्ज को इजीली मूव होने दे, जिसमें से करंट फ्लो हो सके इजीली, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। और ऐसे मटेरियल जिनमें से जो चार्ज है जिनमें मूव नहीं हो सके फ्रीली, ठीक है, या जिनमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, या डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों जो मटेरियल हैं उनके हमें एग्जांपल्स पता है, जैसे कंडक्टर जो है कॉपर, सिल्वर, ये सारे जो मटेरियल होते हैं वो सब कंडक्टर, मेटल सारे कंडक्टर्स होते हैं। ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ अ कंडक्टर। और इंसुलेटर जैसे रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरह के इंसुलेटर हैं। दोनों ही हमारे काम आते हैं। जहाँ हमें चार्ज को मूव कराना है वहाँ पर हम कंडक्टर यूज़ करते हैं, और जहाँ हमें चार्ज को रोकना है, मूव नहीं कराना है, वहाँ पर हम किसको यूज़ करते हैं, इंसुलेटर को, ठीक है। तो हम इनके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हमें पता है इतना होना ज़रूरी है, ठीक है। हम इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन जो प्रोसेस है चार्ज करने की, उससे हम कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं, दोनों को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। we can give charge to conductor as well as insulator by the process of the induction, ठीक है। कैसे होता है ये प्रोसेस, तो इसमें हमें 3 स्टेप्स याद रखना है, ठीक है। 3 स्टेप में ये प्रोसेस होगी, ठीक है। तो पहली जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, उसमें हमें क्या करना है, सपोज़ ये अनचार्ज्ड एक स्फीयर है, ठीक है, अनचार्ज्ड स्फीयर, इस पर कोई चार्ज नहीं है पहले से ही, ठीक है। और सपोज़ ये एक रॉड, हम इस पर चार्ज होगा, इसके ऊपर ये सपोज़ एक रॉड है जिसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारा, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम इस अनचार्ज्ड कंडक्टर के पास में, काफ़ी पास में ये चार्ज्ड कंडक्टर लेकर आएंगे। चार्ज मतलब हो सकता है कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, ये चार्ज बॉडी को हम इसके बहुत ही क्लोज लेकर आएंगे, पर कांटेक्ट में नहीं रखना है, ठीक है। दोनों को ऐसे कांटेक्ट नहीं करना है। मान लो ये चार्ज है तो हमें इसको ऐसे कांटेक्ट नहीं, थोड़ा सा इसको दूर रखना है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ठीक है, चाहे ये इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि इधर चार्ज होने की वजह से
इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ जो है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर सरफेस पे आकर जो है एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ गए इस सरफेस पे, तो इसके जो ये वाली सरफेस होगी अपोजिट वाली, उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस सरफेस पे आ गया नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पर अभी भी ये जो मटेरियल है अभी भी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए हम अभी भी इसको बोल सकते हैं कि अभी भी क्या है, अनचार्ज्ड है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पास में लाए, इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव, ये पहली स्टेप हो गई। ठीक है, पर अभी कोई चार्ज इस पे नहीं है। ठीक है, और अभी भी ये क्या है, अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में इसको तो अभी भी कांटेक्ट में, मतलब इसको तो वहीं पर ही रखना है। ठीक है, इसको मूव नहीं कराना, इसको भी मूव नहीं कराना। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतना ही है। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये वाली, हमने क्या करा कि इसको इस तरह से एक मेटल का वायर लिया, और उस मेटल के वायर को हमने इस तरह से एक मेटल का वायर, ठीक है, इसकी बॉडी से इस वाली सरफेस से कांटेक्ट में करा, कांटेक्ट में लाए, और इस मेटल के वायर को अर्थ से टच करा दिया। ठीक है, इस तरह से अर्थिंग कर दी, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना। मेटल के वायर को बॉडी से टच करा के और उसको अर्थ में हमने डाल दिया। ठीक है, या अर्थ से, ग्राउंड से हमने कांटेक्ट करा दिया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग। इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग, अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग से क्या होगा कि जो जितने भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे जितने भी हैं, वो सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। ठीक है, देखो यहाँ पर एयर जो है वो एक इंसुलेटर होता है। सपोज़ बाहर का जो ये बाहर जो मीडियम है वो एयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकलना चाहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसको रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, ये बॉन्डेड है, ये वाला जो चार्ज है वो बॉन्डेड है किससे, इस पॉजिटिव चार्ज से बॉन्डेड है। ये नेगेटिव चार्ज इज बॉन्डेड टू दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कहीं नहीं जा सकता, ये बॉन्डेड है, इसने पकड़ के रखा है। पर ये वाला जो चार्ज है, ये इधर वाला जो चार्ज है पॉजिटिव, वो कैसा है, वो अनबॉन्डेड, वो निकलना चाहता है यहाँ से, ये रिपेल कर रहा है, वो जाना चाहता है, आपस में रिपल्शन है, निकलना चाहता है। पर क्या है, बाहर एयर, इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर डज नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव। ठीक है, तो इसलिए निकल नहीं सकता। पर हमने क्या करा, अब हमने क्या करा, देखो ग्राउंड बहुत अच्छा कंडक्टर है, याद रखना है हमें कि ग्राउंड, अर्थ इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, जितना चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लो अर्थ से, या जितना चाहे हम उससे नेगेटिव चार्ज ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ उससे उसका जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चाहे हम जितना भी उससे ले लें। तो अर्थ इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर एंड इट इज़ एन ओशियन ऑफ चार्ज, वी कैन से। ठीक है, तो देखो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज निकलना चाहता है ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, पर पहले एयर था, नहीं जा पा रहा था। अब हमने क्या करा, यहाँ पर एक वायर जो है, कंडक्टिंग वायर कॉपर का, हमने इसको इससे कनेक्ट करा, इसकी बॉडी से, इसके सरफेस से, और अर्थ में डाल दिया। तो अब इनको पाथ मिल गया यहाँ से निकलने का। ठीक है, अब एक कंडक्टिंग पाथ जो है वो इनको मिल गया। तो ये सारा चार्ज जो है वो इस पाथ से होता हुआ, इधर से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पहले जो फर्स्ट स्टेप थी उसमें कोई चार्ज अभी भी इस अनचार्ज्ड कंडक्टर बॉडी के ऊपर नहीं था, पर अब देखो पॉजिटिव चार्ज सारा जो है वो निकल चुका है। ठीक है, तो अब इस पर एक नेट चार्ज आ गया है। ठीक है, एंड दैट नेट चार्ज इज़ नेगेटिव। वो नेट चार्ज कैसा है, अब नेगेटिव है। तो स्टेप नंबर 3 में अब हमको इसका कुछ काम नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि ये वाला चार्ज जो है वो हम चाहते थे इस पे आ जाए, और वो अब आ चुका है, तो अब इसको हम हटा सकते हैं। अब ये कहीं नहीं जाएगा, ग्राउंड अर्थिंग भी हटा सकते हैं हम। ठीक है, तो जब तक अर्थिंग करके रखिए तब तक इसको यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा, जिससे ये बॉन्डेड रहे, ये ना निकल जाए अर्थ में।
जिससे ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके कारण क्या हो, बॉन्डेड हो, ठीक है, वो नहीं निकले। पर अब हम अर्थिंग भी हटा सकते हैं और इसको भी हटा सकते हैं, क्योंकि अब इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 जो है उसमें हमको अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हमको याद रखनी है कि सपोज़ ये ऑब्जेक्ट अगर इंसुलेटर है तो याद रखो कि जितना चार्ज यहाँ इसके ऊपर था उससे कम चार्ज इसके ऊपर आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ऐसा क्यों? उसका क्या कारण है? उतना ही क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा था कि जो इंसुलेटर होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो चार्ज जो है वो मूव नहीं कर सकता फ्रीली। तो यहाँ पर अगर हम एक चार्ज बॉडी लेकर आएंगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो थोड़े बहुत मतलब फोर्स लगेगा, तो थोड़े बहुत जो इलेक्ट्रॉन्स है जो भले ही टाइटली बॉन्डेड हैं पर थोड़ा बहुत जो है इसका पोलराइजेशन होगा, ठीक है। थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर जो है आ जाएंगे और यहाँ पर थोड़े बहुत जो है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बहुत कम हो सकता। वो डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक कैसा है, कितना चार्ज आएगा, वो डाइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। हम आगे पढ़ेंगे कितना पोलराइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस इंसुलेटर उस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर अभी हमें ये याद रखना है कि इफ़ दिस ऑब्जेक्ट इज़ इंसुलेटर, तो जितना इधर चार्ज है उतना इस पे चार्ज नहीं आ सकता, उससे कम ही आएगा, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्री है मूव करने को, ठीक है। तो क्या होगा कि जितना यहाँ हमने दिया है चार्ज पॉजिटिव लेकर आए हैं, उतना ही नेगेटिव चार्ज इसके इधर आएगा और उतना ही पॉजिटिव यहाँ, मतलब जितना हम इसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही चार्ज हम उसके ऊपर दे पाएंगे। और एक और चीज़ कि अगर इंसुलेटर है तो चार्ज यहाँ पर है, यहीं पर ही रहेगा। ऐसा तुम अर्थिंग हटा दो, हम इसको हटा दें, तब भी जो चार्ज है वो जहाँ था वहीं पर ही रहेगा, क्योंकि चार्ज मूव हो ही नहीं सकता। और अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर है तो जो सारा चार्ज है, क्योंकि चार्ज के बीच में आपस में रिपल्शन होगा, ठीक है, तो वो दूर दूर जाना चाहता है। तो सारा का सारा चार्ज जो है सबसे दूर कितना हो सकता है, दो चार्ज के बीच में हम कितना दूर कर सकते हैं, बाहर तो जा नहीं सकता। तो सारा का सारा चार्ज जो है वो दूर इकट्ठा होकर उसकी सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सारा, अगर ये कंडक्टर है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन दी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरीके से। अगर कंडक्टर है तो यूनिफॉर्म सरफेस के ऊपर इसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इंसुलेटर है तो यहाँ पर है चार्ज तो यहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर जो ये ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है तो इस पर उतना ही चार्ज आएगा जितना कि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर था। ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, चार्ज्ड बॉडी, और ये अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो अ चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट इन वेरी क्लोज कॉन्टेक्ट इन चार्ज बॉडी इज़ केप्ट वेरी क्लोज टू अनचार्ज बॉडी। तो दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो ये वाली बॉडी है इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया इस तरह से बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है हमें, ठीक है। तो ये चार्ज बॉडी के ऊपर जितना चार्ज होगा उतना ही अनचार्ज पे आ जाएगा अगर वो कंडक्टर है, और अगर ये चार्ज बॉडी पे जितना चार्ज है उससे कम आएगा अगर वो क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, ठीक है। एक चीज़ हमें याद रखनी है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में लग सकती है। ये चार्ज है, ये अनचार्ज है। देखो यहाँ पर ये बॉडी कैसी है, अनचार्ज है। और अगर हम इसको सपोज हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा है अनचार्ज, ठीक है, अभी भी इस पर कोई चार्ज नहीं है, मैं मान लो इसको छोड़ दूँ तो क्योंकि यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लग सकती है, ठीक है। दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स लग सकती है, ठीक है। और एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी के बीच में भी फोर्स लग सकती है ना। तो चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगती है उसका कारण है इंडक्शन। पहले इंडक्शन होगा और उसके बाद फिर वो चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो पर अट्रैक्शन का ही फोर्स लग सकता है बिटवीन अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। अ चार्ज बॉडी कैन ओनली अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी, इट कैन नॉट रिपेल, क्योंकि जितना पॉजिटिव है यहाँ पर, है ना, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव,
अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ क्या आता, पॉजिटिव। ये भी हमें याद रखना है इंडक्शन के प्रोसेस में कि अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज देना चाहते हैं तो हमें जो ऑब्जेक्ट लेके आना है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। और अगर हमें इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देना है तो इसको हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा, ठीक। तो ये भी हमको याद रखना है कि जो चार्ज होता है इसके ऊपर, अनचार्ज बॉडी के ऊपर, वो हमेशा अपोजिट आएगा किसके, जो चार्ज बॉडी हम इसके पास में लाए थे, है ना, उससे हमेशा कैसा होगा, अपोजिट चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो अगला जो प्रोसेस है विच इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फ्रिक्शन और इंडक्शन। अब हम देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड प्रोसेस, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन जो है वो सिर्फ हम बोल सकते हैं मेनली जो है वो ओनली फॉर कंडक्टर। किस में होता है ये, सिर्फ कंडक्टर्स में ही हो सकता है, ठीक है। कंडक्शन की प्रोसेस जो है वो कंडक्टर्स में ही होती है, ठीक है। क्यों होती है, इसका कारण है क्योंकि कंडक्टर्स जो है वो चार्जेस को अलाउ करते हैं टू मूव थ्रू इट, ठीक है। इसलिए कंडक्शन की प्रोसेस जो है वो मेनली किसके लिए होती है, कंडक्टर्स के लिए ही होती है, ठीक है, या मेटल के लिए बोल सकते हैं। तो जब एक सपोज़ ये मेटल का एक स्फीयर है जिस पे पहले से ही क्या है, चार्ज है, ठीक है, इस पे पहले से ही चार्ज है। ये इंसुलेटर भी हो सकता है, ठीक है, ये इस तरह से, पर है ना, ज़्यादातर हम कंडक्टर ही लेते हैं कंडक्शन के प्रोसेस में, ठीक है। सपोज़ इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और या हम इसको इस तरह का शेप ले लेते हैं, सपोज़ ऐसा जैसा पहले लिया था हमने, ये रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से, ठीक है। और ये दूसरा जो सपोज़ स्फीयर है या जो भी शेप ले सकते हैं हम, कोई फ़र्क उससे पड़ना नहीं है, ठीक है। मान लो हमने स्फीयर ले लिया, दोनों को एकदम कांटेक्ट में लेके आना है। इंडक्शन में क्या था, रबिंग में क्या था, हमने रब करना था। इंडक्शन में क्या था, इसको दूर रखना था। और कंडक्शन में क्या है, हमें इसको कांटेक्ट में, जैसे इसके ऊपर लाना है चार्ज, इसके ऊपर पहले से ही, तो दोनों को क्या करो, कांटेक्ट में लेके आओ। या तो दोनों को कांटेक्ट में लेके आओ, या फिर ये भी पॉसिबल है कि हम ऐसा करें कि भाई ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है ना, इसके ऊपर चार्ज है सपोज़, ठीक है, और हमने दोनों को वायर से क्या कर दिया, मेटल के वायर से कनेक्ट कर दिया, ये भी पॉसिबल। इससे भी कंडक्शन की प्रोसेस होगी। कांटेक्ट में लाएंगे तो भी क्या होगा, कंडक्शन की प्रोसेस होगी। तो कंडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है ये हमको देखना है, बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। अब देखो यहाँ जो ये जो कंडक्टर है या ये जो मटेरियल है, ये वाला जिस पे पहले से ही चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन की फोर्स लग रही है, निकलना चाहता है। ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन के कारण क्या होना चाहता है, निकलना चाहता है, पर अभी निकल नहीं पा रहा क्योंकि बाहर क्या है, एयर। अब जब हमने इसको कांटेक्ट में रखा एक कंडक्टर को, तो अब इसको पाथ मिल गया निकलने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो ये चार्ज है अब वो धीरे धीरे इसके ऊपर ट्रांसफ़र होना चालू होगा, ठीक है। यहाँ से जो चार्ज है वो अब इधर ट्रांसफ़र होना चालू होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये ट्रांसफ़र हो गया, फिर एक और चार्ज आ गया। इस तरह से क्या होता जाएगा, इस पे चार्ज आता जाएगा, इस पे कम होता जाएगा, इस पे बढ़ता जाएगा। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो है इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। मतलब जो यहाँ से रिपल्शन की फ़ोर्स थी और अब यहाँ से भी रिपल्शन की फ़ोर्स लगने लग जाएगी, तो ये जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगी उसके बाद फिर ये दोनों के ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र होना, इसमें से इसके ऊपर चार्ज ट्रांसफ़र होने की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। इसमें हमने क्या करना है, दोनों बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट में रखना है, ठीक है, दोनों को कांटेक्ट में रखना है। तो उससे क्या है, एक जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट था उसमें से चार्ज निकलेगा और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इक्विलिब्रियम कब आएगी, है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो इक्विलिब्रियम कब आएगी ये डिपेंड करेगा, हम आगे पढ़ेंगे, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, चार्ज ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा जब दोनों का पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
पर अभी हम पोटेंशियल हमने पढ़ा नहीं है, हम इसको अगले चैप्टर मतलब अगले जब पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको हम वापस से देखेंगे। अभी के लिए याद रखो कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों के ऊपर इक्वल, जैसे कि मान लो इस पे 10 कूलम था प्लस सपोज, तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऐसा नहीं होगा कि इस पे 5 आ गया इस पे भी 5 आ गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि इस पे ज़्यादा चला जाए, हो सकता है कि इस पे 10 था तो इस पे अब 7 हो गया और इस पे 3 रह गया, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है कि इस पे 3 आ गया बस और इस पे जो है वो 7 आया। ठीक है, तो कितना दोनों पे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कितना इस पे चार्ज रहेगा, कितना इस पे चार्ज आएगा, वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है दोनों के मटेरियल पे, शेप पे, साइज़ पे, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि जो दोनों पे पहले चार्ज था, दोनों पे मिलाकर जो पहले चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, जो ओवरऑल चार्ज पहले था दोनों ऑब्जेक्ट्स का मिला के, जैसे हम तो इसको अभी अनचार्ज मान रहे हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे अकेले पे चार्ज है, तो जो पहले टोटल चार्ज था आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। ठीक है, ये हम ज़रूर बोल सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के कंजर्वेशन के थ्रू हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज जो दोनों का मिला के पहले था उतना ही चार्ज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन भी रहेगा, ये ज़रूर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ अभी हम ऐसा माने कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन लेते हैं कि सपोज़ दो स्फीयर हैं, दोनों एकदम सेम रेडियस सेम मटेरियल के हैं। सपोज़ अगर सेम दोनों का रेडियस है, दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज है ना, कुछ पॉजिटिव, और इसको हमने वायर से कनेक्ट करा, इस पे कोई चार्ज नहीं, तो क्या होगा, अगर दोनों सेम मटेरियल के हैं, सेम डायमेंशन वगैरह सब चीज़ सेम है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो आधा आधा टोटल चार्ज का आधा आधा आ जाएगा। इस पे कोई चार्ज नहीं था, सपोज़ इस पे +10 कूलम था, इस पे 0 कूलम था, तो जो टोटल चार्ज वो किसके इक्वल है, 10 कूलम के इक्वल है। ठीक है, तो आफ्टर द प्रोसेस इफ़ दोनों का डायमेंशन और दोनों का मटेरियल सेम है, तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जो टोटल चार्ज होगा, सपोज इस पे आफ्टर कंडक्शन Q1 है, इस पे Q2, तो Q1 और शुरू में इतना था, तो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब Q1 हो जाएगा 10/2, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 10/2, मतलब ये 5 कूलम, ये भी 5 कूलम, तो दोनों के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगा अगर दोनों, पर उसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों जो हैं वो सेम मटेरियल के बने होने चाहिए और दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम होना ज़रूरी है, तब इक्वल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। और इसमें हमें ये अगर मान लो इक्वल नहीं हुआ, सपोज़ ये दो स्फीयर ही हैं, ठीक है, और दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, सपोज़ दोनों अनइक्वल हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे ये जो है सपोज़ ये एक बड़ा स्फीयर है, ये छोटा स्फीयर है, दोनों पे चार्ज है, पहले से दोनों पे चार्ज है, इस तरह से इस पे भी चार्ज है सपोज़ Q1 और इस पे भी चार्ज है सपोज़ Q2, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को हमने जोड़ दिया बाय वायर। अब क्या होगा, इसकी रेडियस है सपोज़ R1, इसकी रेडियस है R2, तब क्या होगा, तो याद रखना है हमें कि जो आफ्टर जो कनेक्शन के बाद, आफ्टर वायर कनेक्ट करने के बाद जो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, वो प्रोपोर्शनल होगा टू द रेडियस। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के प्रोपोर्शनल। चार्ज आफ्टर सपोज Q1 डैश है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल, आफ्टर कंडक्शन के प्रोसेस के बाद चार्ज Q1 डैश है इसके ऊपर, तो वो इसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा होगा रेडियस उतना ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेडियस उतना ज़्यादा चार्ज होगा। ठीक है, जिसकी बड़ी रेडियस होगी, जिसका ज़्यादा रेडियस होगा, उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा। जिसकी छोटी रेडियस होगी, है ना, उसके ऊपर चार्ज कम आएगा। और अगर बराबर रेडियस के हुए तो चार्ज सेम आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन के प्रोसेस में हम एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि हमें पहले तो क्या करना है, टू बॉडीज़ आर
kept in contact, two metal bodies are kept in contact, ठीक है, देन चार्ज जो है दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, एक में से ट्रांसफ़र होकर दूसरे में जाएगा, ठीक है, और दोनों के ऊपर जो है चार्ज, एक अगर अनचार्ज था तो उस पर चार्ज आ जाएगा, और अगर दोनों पे पहले से ही चार्ज था तो वापस से वो कुछ चेंज उसमें चार्ज में आएगा, ट्रांसफ़र होगा, एक में से दूसरे में हमेशा ट्रांसफ़र होगा अगर हम उनको एक मेटल के वायर से कनेक्ट कर दें या फिर हम उन दोनों को क्लोज कॉन्टेक्ट में रख दें, ठीक है। तो ये हमें चार्जिंग बाय कंडक्शन में याद होना चाहिए। इस पर से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमको थोड़े बहुत मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसमें से आ सकते हैं। तो मैं हटा देता हूँ और हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से इसके ऊपर आ सकते हैं। जैसे सपोज़ अगर हमने ये दो स्फीयर लिए हैं, ठीक है, सपोज़ दोनों स्फीयर जो हैं वो सेम मटेरियल के और दोनों पे सपोज़ चार्ज है कुछ, इस पे है 10 माइक्रोकूलम पॉजिटिव और इस पे है -5 माइक्रोकूलम, और हमने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, बोथ आर ऑफ सेम रेडियस। इफ़ बोथ आर ऑफ सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो देखो टोटल चार्ज कितना था, पहले हमने जब कनेक्शन, मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच लगा देते हैं ऐसा, ठीक है, इस तरह से। तो जब ये स्विच ऑन था तो दोनों पे कितना कितना चार्ज था, जब ऑफ था मतलब हमने ओपन कर रखा है स्विच, तो कितना टोटल चार्ज था, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम कितना था, तो +10 -5 अपॉन इतना, +10 -5 मतलब -5 माइक्रोकूलम। तो आफ्टर कनेक्शन, जैसे ही मैंने इसको ऑन करा, हम इसको ऑन करेंगे तो कितना चार्ज होगा, अभी भी टोटल दोनों का मिला के जो टोटल चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, +5 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। पहले कितना था, +5 था, अभी भी कितना होगा, +5 माइक्रोकूलम ही होगा, ठीक है। तो कितना कितना आएगा दोनों के ऊपर, तो जो टोटल चार्ज है उसका हाफ दोनों के ऊपर डिवाइड कर हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, चार्ज ऑन बॉडी 1, ये Q1, सपोज Q1 ये हो जाएगा टोटल चार्ज 5 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2.5 माइक्रोकूलम, और Q2 इस पे सपोज आफ्टर कनेक्शन Q1 Q2 चार्ज है तो Q2 भी इतना ही 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक है, दोनों का मिलाओ वापस उतना ही चार्ज। तो टोटल चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन सेम रहना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट लगा के अगर दोनों का रेडियस सेम है, डायमेंशन सेम है, मटेरियल सेम है, तो इस तरह से आधा आधा दोनों के ऊपर डिवाइड होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसा वायर लगाएं, हम इसको उठा के टच भी कर सकते हैं, टच भी कर देंगे, कांटेक्ट में लाना है बस किसी भी तरीके से। अगर ये कंडक्टिंग पाथ लगा दिया तो यहाँ से निकलेगा, और अगर हमने इसको टच करा दिया तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इनका रेडियस अलग अलग हुआ तो फिर क्या होगा, एक केस वो भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों की रेडियस जो है, एक की छोटी एक की बड़ी रेडियस होगी तब क्या होगा, ठीक है। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर्स आर डिफरेंट, तब कैसा केस होगा, इफ रेडियस आर डिफरेंट, ठीक है, तब सपोज ये बड़ा है, इसके ऊपर पहले से हम एक जनरल केस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज है Q1 जिसमें हम कोई चार्ज नहीं मान रहे हैं अभी, इसके ऊपर चार्ज है Q2, ठीक है, पॉजिटिव दोनों के ऊपर, और हमने यहाँ पर ये वायर से कनेक्ट कर रखा है, स्विच अभी ओपन है, ठीक है। तो अभी टोटल चार्ज कितना है, अच्छा इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, ठीक है। तो अभी कितना टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन सिस्टम बिफोर द स्विच इज, या हम बोल सकते हैं व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज
ओपन, तो जो चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 है, दोनों पॉजिटिव है, तो चार्ज किसके इक्वल है? Q1 प्लस Q2। अब हम अगर इसको क्लोज कर देंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे, आफ्टर दिस स्विच इज क्लोज अगेन द टोटल चार्ज विल रिमेन द सेम, Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो इन पे कितना कितना चार्ज आएगा? तो Q1 पे चार्ज होगा, Q1 पे किसके इक्वल? इस विल बी प्रोपोर्शनल टू, सपोज मैंने मान लिया कि लेट आफ्टर switch is closed, the charge on this sphere A, suppose ये sphere है, ये B, charge on A is equals to Q1 डैश, इसको हम क्या मान लेते हैं? Q1 डैश मान लेते हैं सपोज, और वो Q1 डैश जो है इसको हम ठीक है Q1 डैश ले लेते हैं, और आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड चार्ज ऑन B, ये सब B किसके इक्वल है? Q2 डैश के इक्वल। ठीक है, Q2 डैश के इक्वल। तो अभी भी Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है वो इक्वल टू किसके होगा? Q1 प्लस Q2 के इक्वल होगा। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। मतलब हम यहाँ से Q2 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डैश। ठीक है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 डैश, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमने पढ़ा था कि जो रेशियो है मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का, एज हमने देखा था कि चार्ज जो है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो होगा, यानी मैं Q1 डैश इज़ प्रोपोर्शनल टू R1 एंड Q2 डैश इज़ प्रोपोर्शनल टू R2 लिख सकता हूँ। और अगर हम यहाँ से दोनों को डिवाइड करें तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, ये आ जाएगा। तो यहाँ लगा देते हैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल्स टू Q1 डैश की वैल्यू वो होगी R1 और Q2 डैश R2। Q1 डैश Q2 डैश की वैल्यू ये हमने निकाल रखी है, इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो Q1 डैश अपॉन Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डैश इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो एक इक्वेशन बन जाएगी Q1 के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और इस इक्वेशन से हमको Q1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि Q1 डैश इंटू R2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 यानी टोटल चार्ज माइनस Q1 डैश इंटू R1। ठीक है, तो ये हो रहा है Q1 डैश R2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 R1 माइनस Q1 डैश R1। Q1 डैश वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो Q1 डैश R2 प्लस Q1 डैश R1 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 R1। Q1 डैश कॉमन आ जाएगा, ये हटा देता हूँ यहाँ से मैं, और ये भी, इसको भी हटा देते हैं। तो इसके बाद Q1 डैश कॉमन, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 R1। तो यानी कि Q1 डैश इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन दोनों की रेडियस का सम इंटू R1। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। अगर रेडियस अलग अलग हैं तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर कनेक्शन जो चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज जो डिवाइड होगा तो Q1 के ऊपर आएगा टोटल चार्ज, जो भी दोनों का पहले मिला के था टोटल चार्ज, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेडियस, दोनों की रेडियस का सम करना, यानी कि R1 प्लस R2 सम ऑफ रेडियस
ठीक है, इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर जिसके ऊपर हमें निकालना है, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच वी नीड टू फाइंड द चार्ज, जिसके ऊपर हमें चार्ज निकालना है उसकी रेडियस से इनटू करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक फार्मूला है जो हम याद रख सकते हैं, ठीक है, चार्ज निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन है, जैसे एक के ऊपर दो स्फीयर्स हैं, दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज है, +10 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ पे एक स्विच लगा है, जैसे ही हम ऑन करेंगे उसके बाद चार्ज क्या हो जाएगा हमें ये निकालना है। तो अभी हमने देखा कि अगर इस पे चार्ज निकालना है, सपोज आफ्टर कनेक्शन Q1 चार्ज, तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज, दोनों का सम करो, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय दोनों की रेडियस का सम करो, 10 + 5 सेंटीमीटर में रहने दें, और अगर इस पे निकालना है तो इसकी रेडियस से इनटू कर देंगे। तो इस हिसाब से आंसर आएगा 30/15 × 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 20 माइक्रोकूलम। तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 20 माइक्रोकूलम। एंड सिमिलरली अगर हम इस पे निकालना चाहते हैं Q2, तो फिर से दोनों का सम, दोनों की रेडियस, दोनों का चार्ज, टोटल चार्ज, दोनों चार्ज का सम 10 + 20 डिवाइडेड बाय दोनों की रेडियस का सम इनटू इसकी रेडियस, ऊपर इनटू किससे करेंगे, इसकी रेडियस से, जिसके ऊपर चार्ज निकालना है उसकी रेडियस से इनटू करना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इसकी रेडियस है 5, मतलब 30/15 × 5 मतलब 10 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से दोनों के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके आगे हम अब आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।